सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो महिला सशक्तिकरण के संबंध में जो भारत के कानून हैं जरा उस पर आज दृष्टि डालेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून। भारत में महिला सशक्तिकरण से संबंधित कानून। पहला जो कानून है वो क्या है? न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। पहला अधिनियम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। अब यहाँ पर एक बात भी ध्यान रखने की है कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं तो एक बात स्पष्ट हो जाती है कि महिलाओं का कहीं ना कहीं शोषण हो रहा था और उनको मुख्य धारा में लाने के लिए ये कानून भारत सरकार द्वारा बनाए गए और फिर उनका सख्ती से पालन भी कराया गया। तो उसी क्रम में जो पहला है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948। अब ये अधिनियम क्या कहता है? पुरुष एवं महिला के बीच मजदूरी में भेदभाव या न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव में अनुमति नहीं देता। ये जो अधिनियम है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, महिला हो या पुरुष दोनों के लिए जो वेतन है उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि समान, दोनों के लिए समान मजदूरी जो भी निर्धारित की गई है वो पुरुष के लिए जितनी निर्धारित की गई है उतनी ही महिला के लिए। तो पुरुष एवं महिला के बीच मजदूरी में भेदभाव या न्यूनतम मजदूरी में भेदभाव में अनुमति नहीं देता। कौन सा ये अधिनियम है? 1948। वो यही कह रहा है कि भाई पुरुष और महिला दोनों के लिए जो मजदूरी है वो कैसी है? बराबर, यानी उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। एक तो ये रहा पहला अधिनियम। फिर इसी क्रम में लेते हैं दूसरा, खान अधिनियम 1952 और कारखाना अधिनियम 1948। अब ये दो हो गए, एक तो कारखाना अधिनियम 1948, दूसरा खान अधिनियम 1952। अब ये दोनों अधिनियम महिला के संबंध में, यानी महिलाओं के संबंध में क्या कह रहे हैं? तो पहला तो ये कह रहे हैं महिलाओं को रात्रि में काम पर नहीं लगाया जा सकता। पहली बात तो ये हो गई, महिलाओं को रात्रि में काम पर नहीं लगाया जा सकता। दूसरा, कार्य के दौरान
उनकी सुरक्षा एवं कल्याण का भी ध्यान रखा जाएगा। महिलाओं को रात्रि में काम पर नहीं लगाया जा सकता और कार्य के दौरान उनकी सुरक्षा एवं कल्याण का भी ध्यान रखा जाएगा। ये दोनों अधिनियम बहुत वर्ष पहले ही बन चुके हैं। कौन से? 1952 और 1948 में। ये कारखाना अधिनियम की बात है कि कारखाने में नहीं, रात्रि में। वैसे तो अब चिकित्सा के क्षेत्र में देखा जाए तो जो नर्स है, डॉक्टर है, वो तो रात्रि में भी काम कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये अधिनियम कारखाने से जुड़ा हुआ है, उनको तो लगाया जा सकता है, लेकिन कारखाना और खान, इसमें कार्य के लिए रात्रि में क्या है? मनाही। कौन सा अधिनियम है? खान अधिनियम। चूँकि खान में भी महिलाएं काम करती हैं, तो 1952 खान अधिनियम और दूसरा 1948 जो था कारखाना अधिनियम। इसके बाद आता है हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अब ये तीसरा अधिनियम है। अब इस अधिनियम के तहत क्या दिया हुआ है, यही तो हमें जानना है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में खास बात क्या है, बस उसको ध्यान रखना है। पहला, इस अधिनियम में एक समय में एक ही पति या पत्नी रखने का प्रावधान है। अब ये जो अधिनियम क्या कह रहा है कि एक समय में एक ही पति या पत्नी रखने का प्रावधान है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि एक पुरुष एक साथ 4 महिलाओं के साथ विवाह कर ले, या एक महिला 4 पुरुष के साथ विवाह कर ले। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कानून क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम में ये साफ लिखा हुआ है कि इस अधिनियम में एक ही समय में एक ही पति या पत्नी रखने का प्रावधान है। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, पुरुष एवं महिला। पुरुष एवं महिला दोनों को तलाक एवं विवाह के संबंध में समान अधिकार दिए गए हैं। दूसरा खास पॉइंट क्या है? चाहे तलाक की बात हो, चाहे विवाह की बात हो, दोनों के संबंध में अधिकार दोनों को बराबर है, किसी को कम या ज़्यादा नहीं है। ये कौन सा अधिनियम है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो अब तक हमारे 3 अधिनियम पर हमारी चर्चा हुई। 3 क्या? 1948, 1952 और ये 1955। ये तीनों ही अधिनियम किसके लिए है? महिला सशक्तिकरण, कि महिलाओं के संबंध में हो रहे शोषण को समाप्त किया जाए। कभी कभी समाज को देखें तो भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है कि प्राचीन भारत, फिर मध्य भारत और फिर आधुनिक भारत। प्राचीन काल में तो भारतीय महिलाओं की स्थिति सबसे ज़्यादा अच्छी रही। सबसे ज़्यादा जो दुर्गति होती है वो मध्यकाल में, वो दुर्दशा या दुर्गति जो भी कहें, वो सब देखने को मिलती है किसमें? मध्यकाल में। कारण क्योंकि मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण किया। उस समय समाज की व्यवस्था बहुत ही अस्त व्यस्त हो गई
और उसका सबसे ज़्यादा जो दुष्प्रभाव पड़ा वो महिलाओं पर पड़ा। तो पूरी की पूरी स्थिति जब मध्यकाल में खराब हो जाती है, उसको पुनः तैयार करने के लिए, पुनः पूर्व जैसी स्थिति में लाने के लिए भारत सरकार ने ये कानूनों का, इन अधिनियमों का निर्माण किया समाज के उत्थान के लिए, जिसमें महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया जा सके। यही उद्देश्य है। अब आता है अगला, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अब ये हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 ये क्या कहता है? इस अधिनियम के तहत माता पिता की संपत्ति में पुरुषों के साथ महिलाओं को भी समान अधिकार दिए गए। अब ये अधिनियम बना ही क्यों? क्योंकि पहले माता पिता की संपत्ति में महिलाओं को अधिकार नहीं था। तो ये अधिकार दिलाने के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 बना और उसमें ये बात रखी गई कि भाई महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में समान अधिकार है। ये किसमें? 1956 के अधिनियम में कहा गया। दूसरा, यदि लड़की चाहे तो अपने पिता की संपत्ति में हक विभाजित करा सकती है। ये सारा का सारा जो अधिनियम में वर्णन है वो सिर्फ इस बात के लिए कि बराबर अधिकार दिया जाए संपत्ति में, माता पिता की संपत्ति में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। तो सीधा याद रखना है कि ये बता क्या रहा है अधिनियम? संपत्ति में बराबर की हिस्सेदारी, महिला हो या पुरुष, है ना। माता पिता की संपत्ति में लड़का लड़की को बराबर अधिकार है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 कहता है। अब अगला देखते हैं, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ये बना अधिनियम। इसमें क्या प्रावधान है? बच्चे के जन्म से पूर्व 13 सप्ताह, बच्चे के जन्म से पूर्व 13 सप्ताह और जन्म के बाद 13 सप्ताह तक वैतनिक अवकाश। कामकाजी महिला है और गर्भवती है तो बच्चे के जन्म से 13 सप्ताह पूर्व और जन्म के 13 सप्ताह बाद तक क्या मिलेगा? वैतनिक अवकाश, यानी उसका वेतन नहीं काटा जाएगा। इस दौरान वो पूरी तरह से अवकाश पर रहेगी महिला। अवकाश प्रदान
करता है। ये अधिनियम क्या प्रदान करता है? वैतनिक अवकाश प्रदान करता है ताकि बच्चे की पर्याप्त देखभाल कर सके। एक तो भाई बात ये हो गई। दूसरा पॉइंट, गर्भावस्था के दौरान महिला को रोजगार से बाहर निकालना कानूनन जुर्म है। गर्भावस्था के दौरान महिला को काम से बाहर नहीं निकाला जा सकता। तो ये कौन बता रहा है अधिनियम? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। अगला देखते हैं इसी क्रम में कौन सा अधिनियम है। अगला अधिनियम है गर्भावस्था अधिनियम 1971। 1961 के बाद 1971। इस अधिनियम में क्या दिया हुआ है? इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे बलात्कार की पीड़ित महिला या किसी बीमारी की हालत में मानवीय और चिकित्सीय आधार पर 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। इस अधिनियम के द्वारा कुछ विशेष परिस्थिति, अब ये देखो शब्द है विशेष परिस्थितियों। परिस्थिति क्या है? बलात्कार की पीड़ित महिला या लड़की किसी बीमारी की हालत में, ये भी हो सकता है, तो मानवीय और चिकित्सीय आधार पर 24 सप्ताह तक के गर्भ को समाप्त करने की अनुमति दी जा सकती है। ये अनुमति कौन दे रहा है भाई? ये कानून, ये अधिनियम, गर्भावस्था अधिनियम 1971। अब इसके आगे चलते हैं। अगला है समान पारिश्रमिक अधिनियम। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। इसमें क्या दिया हुआ है? इसके द्वारा किसी समान कार्य के लिए पुरुषों या महिलाओं दोनों को समान पारिश्रमिक
का समान पारिश्रमिक का भुगतान प्रदान किया जाएगा। अब इस अधिनियम में चूंकि नाम में ही लिखा हुआ है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, समान कार्य चाहे वो महिला हो या पुरुष अगर एक जैसा काम कर रहे हैं तो भाई दोनों का पारिश्रमिक भी कैसा होना चाहिए, वो समान होना चाहिए। तो ये बात कौन कहता है? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। नेक्स्ट, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व प्रतिषेध अधिनियम 1986। महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986। अब यह भी एक अधिनियम बना। इस अधिनियम में क्या दिया हुआ है? महिलाओं को विज्ञापनों के माध्यम से यानी विज्ञापनों के माध्यम से या प्रकाशन, कॉमा लेखन, कॉमा पेंटिंग या किसी अन्य तरीके से महिलाओं के अभद्र प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है। प्रतिबंधित करता है। कौन सा अधिनियम? 1986। इसमें साफ है कि महिलाओं को विज्ञापनों के माध्यम से प्रकाशन, लेखन, पेंटिंग या अन्य तरीके से अभद्र प्रदर्शन को प्रतिबंधित करता है। लेकिन क्या ऐसा वाकई वर्तमान में देखने को मिल रहा है? क्या ये वास्तव में आज की परिस्थिति में ये अधिनियम पूरी तरह से क्रियान्वित हो रहा है व्यवहार में? ये आप खुद ही फैसला करें, जबकि ये अधिनियम है। अगला, सती रोकथाम अधिनियम 1987। अब सती प्रथा भारत में तो प्रचलित थी और उस कुप्रथा को, यानी ये तो प्रथा क्या है? कुप्रथा है। इस प्रथा को रोकने के लिए हालांकि राजा राम मोहन राय ने सबसे पहला प्रयास किया और लॉर्ड विलियम बेंटिक की देखरेख में कानून बनवाया गया था, तो उस समय ये समाप्त किया गया था 1829 यानी 29 सती प्रथा भारत में पहली बार। फिर आज़ादी के बाद भारत सरकार ने जो बनाए हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, उनमें से ये भी अधिनियम है, सती रोकथाम अधिनियम 1987। अब ये क्या कहता है? देश के किसी भाग में सती प्रथा के प्रचलन को अपराध घोषित किया।
यानी अब ये जो सती प्रथा अधिनियम 1987 जो बना उसके बाद सती प्रथा क्या हो गया, ये अपराध हो गया। अब ये कानून की दृष्टि में क्या है, अपराध। किसी भी महिला को सती होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। पहले तो क्या होता था, अगर उसकी इच्छा नहीं भी है तो जबरदस्ती पकड़ के उसके पति की चिता पर डाल देते थे, तो सीधा सीधा मर्डर होता। लेकिन जब ये कानून बना तो पूरी तरह से लागू हुआ, फिर व्यवहार में आया और आज की तारीख में सती प्रथा नाम की कोई चीज़ भारत में बची नहीं है, लगभग पूरी तरह से खत्म। अब ये अधिनियम बनने से बहुत बड़ा लाभ हुआ है। हालांकि वो एक अलग बात है, कुछ अपवाद भी हुए हैं कि दुरुपयोग भी किया गया इन अधिनियमों का, वो बहुत कम, ना के बराबर 1-2% में आते हैं। अन्यथा की स्थिति में ये समाज के उत्थान में सबसे ज़्यादा इनका योगदान रहा। अब बना राष्ट्रीय महिला आयोग। इतने अधिनियम बनने के बाद 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। इसका काम क्या है, संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को महिलाओं को प्रदान करना, संवैधानिक और कानूनी अधिकारों को महिलाओं को प्रदान करना, ये किसका काम है, राष्ट्रीय महिला आयोग 1990 में जो गठित हुआ था उसका। दूसरी बात, उनके सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों का अध्ययन करना एवं निगरानी करना। ये काम किसका है, राष्ट्रीय महिला आयोग का। कि भाई अगर किसी महिला को कानून की दृष्टि में जो अधिकार मिलना चाहिए और वो नहीं मिल पा रहा है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग आकर उसको दिलवाएगा ही दिलवाएगा। तो ये तो रहा राष्ट्रीय महिला आयोग 1990। अगला है कार्यस्थल। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध तथा निवारण अधिनियम 2013, ये सबसे लेटेस्ट अधिनियम क्या है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013। अब इसमें क्या दिया हुआ है, चाहे वो सार्वजनिक संगठन हो या निजी हो, दोनों ही स्थानों पर महिलाओं के कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को पूरी तरह से क्या करेगा, ये कानून रोकेगा और उनको क्या प्रदान करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। कौन, ये अधिनियम 2013 वाला, ये जो अधिनियम है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013।
तो महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में जो भारत सरकार द्वारा कानून बनाए गए उनमें से कुछ हमने लिए महत्वपूर्ण, जो एक स्टूडेंट को हर हाल में पता होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से कहीं ज़्यादा सामाजिक दृष्टि से ये कानून हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो इसी क्रम में मैंने आज ये टॉपिक लिया, महिला सशक्तिकरण के लिए जो भारत ने कानून बनाए हैं उनके बारे में आज चर्चा की। तो भाई आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।